So in the previous class we had discussed about a difference between invitation to offer and offer. An invitation to make an offer is basically starting to have a talk so that a final offer can be made. So sometimes an invitation to an offer can be made wherein the other party is invited to make an offer. So we must remember that, as happened in the case of Harvey versus Facey. Now we had discussed that there are some examples wherein an invitation by company to invite public to subscribe for shares, the display of goods in shops, advertising auction sales, and quotation of prices sent in reply to a query regarding prices. These are some examples of invitation to an offer. ठीक है, mere silence will never amount to acceptance. Acceptance must be given within a reasonable time. If not, then the offer lapses. Then communication of offer we have heard कि as against the offerer when it comes to the knowledge of acceptor. तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. ठीक है ना, ऑफरी के नॉलेज में आना चाहिए. एक्सेप्टर तो अभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट हुआ नहीं है ऑफर, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट इट मस्ट कम इनटू द नॉलेज. जैसे कि हम लोग एग्जांपल पढ़ा था कि गुड्स का डिलीवरी के लिए एक कम्युनिकेशन आया, एक्सेप्टेंस को उसने देखा लेकिन फिर कम्युनिकेशन नहीं किया, तो कम्युनिकेशन करना भी पड़ेगा एक्सेप्टेंस का भी. तो एक्सेप्टेंस का जब कम्युनिकेशन करते हो तब जाके एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है. लेकिन एक्सेप्टेंस में दो तरह का डेडलाइन है. वी मस्ट रिमेंबर देयर आर टू. एज अगेंस्ट प्रपोजर, जैसे ही एक्सेप्टर ये मैसेज को छोड़ दिया, रिले कर दिया, तब प्रपोजर जो है अब बैक नहीं कर सकता अपने ऑफर से. एक्सेप्टर के पास अभी भी टाइम है, जब तक ऑफरर के पास वो एक्सेप्टेंस का मैसेज नहीं चला जाता तब तक वो विड्रॉ कर सकता है अपना एक्सेप्टेंस को. सो देयर आर टू टाइम लाइन्स. ऐसा कब होता है? जनरली लेटर्स पोस्ट जो होता है उनके वजह से ऐसा होता है. ठीक है, अब देखो तुमको एक टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स. इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. देखो बात सिंपल है. अगर टेलीफोन में किसी का बात हो रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो गया, हाँ ना जो भी होना था, तो मतलब हो गया फाइनल डिसीजन. प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है टेलीफोन में? तभी हो सकता है मान लो कनेक्शन डेड हो जाए बीच में, तो फिर ये नहीं बोला जा सकता एक्सेप्टेंस हो गया अनलेस एंड क्लियरली सुनाई दियो. ठीक है, बस इतना सा ही बात है. सो व्हेन एन ऑफर इज मेड फॉर इंस्टैंटेनियस कम्युनिकेशन लाइक टेलेक्स, टेलीफोन, फैक्स और थ्रू ईमेल, कोई झमेला ही नहीं है. द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी एंड the contract is made at the place where the acceptance is received. However, in case of all call drops, disturbances in line, there may not be a valid contract. बस इतना सा सिंपल सा बात है. वहाँ तो इंस्टेंट ऑन स्पॉट कम्युनिकेशन हो जाता है. अब यहाँ पे हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है. क्या है ये इम्पॉर्टेंट चीज़? कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. कई बार क्या होता है, हम लोग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जनरली जो रूल ऑफ बिजनेस होता है ना, एक जनरल रूल, वो अप्लाई होता है हर जगह पे. जैसे मान लो एक सिंपल सा बात बता रहा है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा कि अगर कोई गुड्स का तुमने सैंपल दिखाया बायर को, तो ऑब्वियस सा बात है बायर वो गुड्स को देख के बोलता है ये वाला टाइप का जो गुड है, ये क्वालिटी का जो गुड है, मेरे को 5 kg पैक कर दो. तो ऑब्वियसली वो जो 5 kg है उससे ख़राब क्वालिटी का या डिफरेंट नहीं हो सकता, वही क्वालिटी का होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है. वैसे ही हुआ कि अगर तुम मैट देखने गए और मैट तुमने पसंद किया और फिर जो फ्रेश मैट तुमको दिया गया उसमें एंड्स लगे हुए थे, दैट इज़ नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. तो कुछ ऐसा ही बात होता है कि बिजनेस में कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ऑब्वियसली ये तो बात इम्प्लाइड है ना
कि ऐसा तो होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, कि छोटा सा एग्जांपल दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से। वैसे ही कुछ होता है जनरल कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में, वो डिस्क्लोज नहीं भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि वो चीज़ का नॉलेज प्रिज्यूम्ड किया जाता है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस अगर कुछ अटैच्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि जनरली हर जगह नहीं देखा जाता, तब क्या होगा, और उसका कम्युनिकेशन प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। समटाइम्स देयर आर सिचुएशन वेयर देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विथ स्पेशल कंडीशंस। दीज स्पेशल कंडीशंस आर कन्वेड टैसिटली। टैसिटली का मतलब क्या बताया था? नो गेसिंग, साइलेंटली, ठीक है। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशंस आर ऑल्सो कन्वेड बाय द ऑफरी अगेन टैसिटली और विदाउट हिम इवन रियलाइजिंग इट। तो पता ही नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत बार तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसमें अगर डिस्प्यूट हो गया तो फिर फॉर इंस्टेंस व्हेन अ पैसेंजर अंडरटेक्स अ ट्रैवल, ठीक है ना, द कंडीशंस ऑफ ट्रैवल आर प्रिंटेड एट द बैक ऑफ द टिकट्स। जैसे कि लाइटर नहीं ले जा सकते फ्लाइट में, कोई पॉइंटी चीज़ जैसे कि चाकू वाकू नहीं लेके जा सकते फ्लाइट में, नाइफ वगैरह नहीं ले जा सकते। तो ये तो इम्प्लाइड कंडीशंस है और जनरल कंडीशंस है। पैसेंजर को पता नहीं पता हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो काउंटर से टिकट खरीदा है, मान लो बैक में छोटा छोटा अक्षर में दिया हुआ है, प्लेन के टिकट के बैक में टर्म्स एंड कंडीशन, वो कभी नहीं पढ़ा, तो वो कोई केस नहीं कर सकता एयरलाइन कंपनी पे कि आप मेरे को कैसे नहीं चढ़ने दे रहे हो, हमको तो आपने बोला नहीं मुंह से। ये सब टैसिटली कन्वेड होता है, ठीक है ना। तो इसमें are printed at the back of the ticket. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passengers and sometimes not. कभी कभी ये स्पेशल कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, कभी कभी नहीं लिखे हुए रहते, जैसे लगेज का रूल्स, ठीक है ना, कितना पहले बोर्डिंग करना पड़ेगा, कितना पहले आना पड़ेगा, ये सारा चीज़ रहता है। लेकिन वो लोग तो वहीं रोक देते हैं ना, उसमें केस करने का बात ही नहीं हो। एयरप्लेन वाला अगर लगेज का ज़्यादा होता है तो लोग वहीं बोल देते हैं टिकट काउंटर पे। नहीं, हम एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। इफ एनी इवेंट, इन एनी इवेंट द पैसेंजर इज ट्रीटेड एज हैविंग एक्सेप्टेड द स्पेशल कंडीशन द मोमेंट ही बॉट हिज टिकट, तो ये प्रिज्यूम्ड है कि पैसेंजर को इन सब चीज़ के बारे में पहले से पता है और उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता ये बोल के कि हमको तो बोला नहीं गया कंडीशंस के बारे में। व्हेन समवन ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर, it could be seen that special conditions are printed at the back of air ticket in small letters. In a non-computerized train ticket, even these are not printed. तो कभी रेलवे टिकट देखा होगा जो प्रिंट होके आता है कंप्यूटर से, ठीक है ना, वो तो देखा हुआ है। जो छोटा छोटा जगह होता है विलेज वगैरह, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं होता, तो कार्डबोर्ड टिकट्स होते हैं, छोटा सा रेक्टेंगुलर टाइप का कार्डबोर्ड टिकट होता है, जो तुम्हारा कार्टून्स होता है ना, उस पर प्रिंट होता है, ठीक है, लिखा हुआ छोटा सा बिस्किट साइज, छोटा सा जो बिस्किट होता है ना, उस टाइप का शेप रहता है उसका, जहाँ पे कंप्यूटर नहीं होता, तो वहाँ पे तो उतना लिखने का जगह ही नहीं होता, तो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें प्रिंट भी नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, आर नॉट प्रिंटेड। समटाइम्स दिस कंडीशंस आर फाउंड टू हैव बीन डिस्प्लेड एट द नोटिस बोर्ड। हाँ, वो रेलवे स्टेशन में कहीं पे जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ वॉल पे टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ा सा लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में ऐसा होता है। तो वैसे ही एयरलाइन के ऑफिसेज में भी नोटिस बोर्ड डिस्प्लेड रहता है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन के लिए, विच पैसेंजर्स मे नॉट हैव केयर टू रीड। The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of airlines and can the passengers be treated as having accepted the conditions। तो अब बात ये है, क्या कम्युनिकेशन हो गया इस तरह से जनरल डिस्प्ले से, और क्या हम लोग मान ले कि पैसेंजर ने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। द आंसर टू द क्वेश्चन इज एफर्मेटिव, यस डेफिनेटली मानेंगे कि पैसेंजर को कन्वेड है और पैसेंजर एक्सेप्ट कर लिया है। एंड सो वॉज हेल्ड इन मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। इसने केस किया था कि मेरे को तो बोला नहीं गया 1962 में, ठीक है ना, वेयर द प्लेंटिफ हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाय एयर एंड द टिकट बोर कंडीशन इन फाइन प्रिंट। और इसने कुछ वायलेशन किया होगा कोई टर्म्स का, तो इसके लिए मे बी इसको बोर्डिंग डिनाई कर दिया गया होगा, तो ये एयर इंडिया पे केस कर दिया था कोर्ट में। तो बोला
ये इसका ये बोलना था मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन कन्वे नहीं किया गया, लेकिन बोला कि ये प्रिज्यूम्ड है टू बी एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे ये टैसिटली इम्प्लाइड था। ठीक है, तो ये केस हार गया। केस डालने का कोई कंडीशंस नहीं होता, कुछ भी डाल देता लोग, इसमें तो बेकार ही डाला हो, सबको पता कंडीशन होता। नहीं, तो उस टाइम तक में ऐसा कोई मेजर केस लॉ इंडिया में था नहीं। ठीक है, लॉ बोलता है एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन के बारे में, इतना डेप्थ में जाता नहीं है। अब ये चीज़ ऑब्वियस होना चाहिए, ये चीज़ कोई नहीं बोल सकता, ऑब्वियसली होना चाहिए, लॉ में क्यों नहीं लिखा है? फिर सीधा सा बात ये होता है। ठीक है ना, केस लॉ बना, अब क्लियर हो गया। उस टाइम नहीं होता तो कुछ साल बाद होता, किसी ना किसी को तो कोर्ट में जाना ही था। ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत छोटा छोटा सा चीज़ के लिए केस होता है, बहुत छोटा छोटा सा, सुन के हंसी आएगा। येट अनदर एग्जाम्पल इज, अब ये वाला देखो, वेयर अ लॉन्ड्रर गिव्स हिज कस्टमर अ रिसीप्ट फॉर क्लोथ्स रिसीव्ड फॉर वॉशिंग। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए किसी ने कपड़े दिए, द रिसीप्ट कैरीज स्पेशल कंडीशंस। तो जो रिसीट मिलता है ड्राई क्लीनिंग का, उसके पीछे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, एंड आर ट्रीटेड एज हैविंग बिन ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर। ठीक है, तो कंडीशंस लिखा हुआ है, तो फिर यही इम्प्लीकेशन होना चाहिए कि कस्टमर सारा टर्म्स एंड कंडीशन को मान रहा है, एंड देयर इन अ टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशन इज इम्प्लाइड बाय द कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसीप्ट। और फिर कस्टमर ने जब ये रिसीट लिया है, कपड़े दिए हैं, तो फिर यही मानेंगे ना कि हाँ कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लिली वाइट, ये ड्राई क्लीनर का नाम है, वर्सेस आर मनुस्वामी इन 1966। क्या हुआ था इसमें देखते हैं। सो मनु पी डिलीवर्ड सम क्लोथ्स, बेसिकली नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, टू ड्राई क्लीनर फॉर विच शी रिसीव्ड अ लॉन्ड्री रिसिप्ट कंटेनिंग अ कंडीशन डैट अगर कपड़े खराब हो गए, द कस्टमर वुड बी इंटाइटल्ड टू क्लेम 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। जितना कपड़े का वैल्यू है उसका 15% ही ड्राई क्लीनर चुकाएगा। पी लॉस्ट हर न्यू साड़ी। ये हेल्ड, यहाँ पे ये केस जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में ऑब्वियस सा बात है। हेल्ड द टर्म्स वेर अनरीजनेबल एंड पी वॉज इंटाइटल्ड टू रिकवर फुल वैल्यू ऑफ द साड़ी फ्रॉम द ड्राई क्लीनर। In the case referred above, the prospective documents have accepted without a process and hence amounted to tacit acceptance. देखो, tacit acceptance तो हो गया ऑफर का, लेकिन जब ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है जो सुनने में अनरीजनेबल है, तो कोर्ट ने फिर फेवर किया कस्टमर को कि ये कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन है। मुंह से कन्वे करना या स्पेसिफिकली बताना ज़रूरी है पहले से, फिर टैसिट में ऐसा अनरीजनेबल टर्म्स आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे वो लेडी इवन दो एक्सेप्ट किया था टैसिटली, वो केस जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि हर बार कोर्ट में जाएंगे तो हार ही जाएंगे, फिर कोर्ट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और चीज़ों को भी कंसिडर करेगा कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, ऐसा टर्म्स तो नहीं रख दिया। अब जैसे मान लो अगर एयरप्लेन वाला टिकट के पीछे लिख दे आपको 6 घंटे पहले आके बैठना पड़ेगा, तो ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन होता है क्या? है ना? तो बस वही बात है। सर पहले कोर्ट ये सब काम करता था, आज भी करते हैं। ये सब? हाँ, कोर्ट का काम ही है लोगों का सेटलमेंट करवाना लॉफुली। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एनीवेज, आगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है ना? ओके। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड ऑन अनदर हु इज subjectively unaware of the contents of the document, provided the party wanting to enforce the contract have given notice which in circumstances is sufficiently reasonable। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जिसमें तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हो, वो इन्फोर्स किया जा सकता है on another who is subjectly unaware of the contents of the, provided that the party wanting to enforce has given the notice in the circumstances of a case is sufficiently reasonable। कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा और फिर भेज दिया, पढ़ लो, वो पढ़ता नहीं है और एक्सेप्ट कर लेता है।
तो ये रीजनेबल है ना फिर तो. बट द एक्सेप्टर विल नॉट इनकर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इफ द डॉक्यूमेंट इज सो प्रिंटेड एंड डिलीवर्ड टू हिम इन सच अ स्टेट it does not give reasonable notice of its face that it contains certain special condition. अब क्या किया, 100 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया और उसमें 2 स्पेशल कंडीशन कहीं एक अलग से छुपा के रख दिया कि पढ़ के खोज के ही नहीं मिले. ठीक है ना, तब अनरीजनेबल हो जाएगा. A transport carrier accepted the goods for transport without any condition. Subsequently, he issued a circular to the owners of goods limiting his liability for the goods. In such a case, since special conditions were not communicated prior to date of contract for transport, these were not binding on the owner of the goods. रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम. हुआ क्या था, एक ट्रक वाला था, वो गुड्स कैरी करता था. ठीक है ना, इंडस्ट्रियल गुड्स, तुम्हारा वो सब चीज़. तो गुड्स जब लेते हैं ना, तो देखो टाइमली पहुंचाने का जिम्मेदारी होता है. गुड्स को सेफली भी पहुंचाए, डैमेज नहीं होना चाहिए, इतना तो रिस्क उठाना चाहिए. अब वो कोई कंडीशन के साथ ऐसा पहले नहीं बोला कि अगर गुड्स आपका डैमेज हो गया तो मेरा रिस्क नहीं है, ऐसा कुछ वो बोला नहीं. गुड्स एक्सेप्ट कर लिया और फिर जब ट्रांसपोर्ट में लेके निकला तब फिर सबको कम्युनिकेट करता है, जिनका गुड्स लेके निकला है, गुड्स का कुछ भी डैमेज हो गया, मेरा कोई रिस्क नहीं है. तो ये स्पेशल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले बताना है. कॉन्ट्रैक्ट चालू कर लिया उस टाइम बोलोगे तो ये तो गलत है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. ठीक है, ओके. अब हम लोग आएंगे, 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं. क्या है, पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. ये क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस? बेसिकली जब तुम कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे हो उसका कम्युनिकेशन के बारे में है. और आखिरी टॉपिक क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कैंसिल कब कर सकते हैं. मान लो ऑफर दिया और फिर अब प्रपोजर का मन है नहीं कैंसिल कर देते हैं. एक तरफ ऑफर ही एक्सेप्टेंस दे रहा है और फिर उसका मन है नहीं कैंसिल कर देते हैं. तो कब तक कर सकते हैं वो हम लोग को रिवोकेशन में पढ़ना है. हाँ बोले थे, वही चीज़ को दोबारा से पढ़ेंगे. वो उसी में इन्फर हो गया था कम्युनिकेशन के हिसाब से, उसी को चीज़ को दोबारा दिया हुआ है. तो कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पहले पढ़ते हैं. 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, प्रपोजर एंड एक्सेप्टर से, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट टू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, when it would be out of the power of the acceptor, from the viewpoint of acceptor it would be complete when it comes to the knowledge of proposer. तो देखो सीधा सा बात है, एक्सेप्टेंस के लिए ये हम बोला ना कि जो एक्सेप्टर है जब वो कम्युनिकेशन को रिले कर दिया तो प्रपोजर अब बैक ट्रैक नहीं कर सकता. तो बस ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट चालू. ठीक है ना, जैसे ही एक्सेप्टर जो है पुट इट इनटू ट्रांसमिशन. ओके, तो अब क्या, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे प्रपोजर को पता चल जाए कि हाँ इसने काम इस पर चालू कर दिया, तो फिर वो भी बैक ट्रैक नहीं कर सकता. तो कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं है. अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये तो स्पेसिफिक ऑफर है. जनरल ऑफर में कैसे माने कि कब कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ, क्योंकि ये तो बहुत लोग को मिलते हैं. कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कब एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे पता चलेगा. At times, the offeree may be required to communicate the performance by way of acceptance. In this case, it is not enough if the offeree merely performs the act. ऐसा नहीं कि काम चालू कर दिया तो हो गया, उसको communicate भी करना चाहिए. But he should also communicate his performance unless the offer includes a term that a mere performance will constitute acceptance. इसका क्या मतलब है, अगर एक जनरल ऑफर मिला है और उसमें सिर्फ ये बोला है कि जो भी ये काम करेगा तो फिर उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा. जैसे कि अब मिसिंग पर्सन है, उसके लिए नोटिस लिखा है हूएवर फाइंड्स द पर्सन विल गेट द रिवॉर्ड. तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भेजने का ज़रूरत तो बोला ही नहीं था कि हाँ हम ढूंढने का काम देखो चालू कर रहे हैं. ये एक्सेप्टेंस देने का ज़रूरत नहीं था. वो ढूंढने का काम जैसे ही कंप्लीट कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और फिर उसको रिवॉर्ड मिलेगा. लेकिन कभी कभी अगर ऐसा बोला है कि अगर आप काम चालू कर रहे हो तो पहले कम्युनिकेट करोगे दैट यू एक्सेप्ट आवर ऑफर, तो फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जनरल ऑफर में ज़रूरी हो जाएगा. ठीक है, यही चीज़ तुम्हारा लिखा हुआ है. द पोजीशन वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द फेमस केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में. इन दिस केस द डिफेंडेंट, अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग अ मेडिसिन, was a carbolic
ball whose smoke could be inhaled through the nose to cure influenza. The advertisement also included a reward of 100 to any person who contracted influenza after using the medicine. Carlyle brought the smoke balls and used it as directed, but contracted influenza. It was held that he was entitled for reward because he performed the condition of acceptance. कंपनी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप मेरे को कम्युनिकेट करो कि हमने खरीद लिया और हम आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट. Further, as advertisement didn't require any communication of compliance of the condition, it was not necessary to communicate the same. ठीक है ना. तो आई होप ये एकदम सिंपल है, क्लियर है. तो पहले का था. हाँ, तो बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? लॉ में हर चीज़ लिखना ज़रूरी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं. मन से कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते. नहीं लिखा तो लोग बोलेगा लिखा क्यों नहीं, हम नहीं मानते, फिर बात ये हो जाएगी. पीपल आर नॉट दैट सिंपल ना इन रियल लाइफ, दैट्स वाई. दैट इज वाई द लॉ हैज़ टू बी कॉम्प्लिकेटेड. The court thus in the process laid down the following three important principles. An offer to be capable of acceptance must contain a definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified by him are accepted. तो इसमें क्या है, जो ऑफर है वो केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेंस होना चाहिए एंड मस्ट कंटेन अ डेफिनेट प्रॉमिस बाय द ऑफरर कि जैसे ही सामने वाला टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा तो वो भी अपने तरफ से काम करेगा. एन ऑफर मे इधर बी टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पब्लिक एट लार्ज एंड इफ़ एनी ऑफर इज़ मेड इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ एन एक्ट, जैसे कि खोया चीज़ ढूंढा तो पैसा मिलेगा, तो इन रिटर्न ऑफ अ एक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट इवन विदाउट एनी कम्युनिकेशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. आई होप थिंग्स आर क्लियर. चलो अभी पढ़ेंगे रिवोकेशन. रिवोकेशन कैसे हो सकता है? नीचे दिया हुआ एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब कैंसल करना. व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू अ पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट. कहने का मतलब है कि मना करना है तो ठीक है, जो इंसान मना करना चाहता है वो इस चीज़ को कम्युनिकेट कर दे. एक बार कम्युनिकेट कर दिया कि हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का मन है, तो फिर अब वो वापस ऑफर नहीं दे सकता. एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू हिम, जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, जैसे उसके नॉलेज में आ जाए तो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा. ये तो जनरल बात हो गया कि मान लो ऑफरर एंड ऑफरी है, पहले ऑफर दिया गया और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन के पहले ही होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो बोला ना अ मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, अब वापस नहीं जा सकते. उससे पहले ही अगर रिवोकेशन हो जाए, चाहे तो ऑफरी बोल दे या ऑफरर बोल दे, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, रिवोकेशन हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट लॉ से, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एग्जाम्पल सीधा पढ़ते हैं, देखो. द बिडर एट एन ऑक्शन मे विड्रॉ हिज बिड बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑक्शनियर बाय द फॉल ऑफ हैमर. जैसे मान लो ऑक्शन में बैठे हो, ठीक है, एक बहुत अच्छा सा पेंटिंग आया, तुम और तुम्हारा फ्रेंड बैठा हुआ है, पेंटिंग में बोली लगा, ठीक है. तो एक जन बोला 2000, दूसरा जन 3000 दोस्ती, फिर 4000, 5000, 10,000. बात पे आपस में ईगो हो गया, तुम कैसे ले लोगे, वो सोच रहा है तुम कैसे ले लोगे, तो प्राइस बढ़ते गया 70,000 80,000 हो गया, ठीक है. अब मान लो तुमने 80,000 बोल दिया, फिर रियलाइज़ हुआ ये फ्रेंड तो चुप हो गया. 1 ऑक्शनियर 1 2 काउंट कर लिया, तुमको पसीना आने लगे, 80,000 तो नहीं है मेरे पास. तो जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होगा तब ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा. तो तुम तुरंत बोलो रुको मेरे से गलती हो गया, हमको नहीं देना इतना रुपया, आई बैक ट्रैक माई ऑफर. तो फॉल ऑफ हैमर के पहले रिवोकेशन कर दो, दैट इज द थिंग. ठीक है ना. सो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑक्शनियर बाय फॉल ऑफ हैमर. ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इवन दो ही ओरिजिनली अग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल देखो. ए ने ऑफर किया टू सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट अ सर्टन प्राइस एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस टू वाई टिल 6 PM. वाई को बोला 6 बजे तक बता देना, खरीदना है क्या, हम वेट करेंगे तुम्हारा.
लेकिन वाई अभी कुछ बोला नहीं और 6 बजे के पहले ही एक्स ने किसी और को बेच दिया, तो क्या ये वैलिड है? नहीं। हाँ है, अच्छा हाँ वो बताया तो। क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस तो नहीं हुआ है ना, ऑफर ओपन है उसके लिए, लेकिन मीन वाइल उसको कोई दूसरा बायर मिल गया और वो तब तक कुछ बोला नहीं था, तो फिर वैलिड है। जैसे ही वो किसी और को बेचा तो वाई को दिया हुआ ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। बट बाय भी तो एक्सेप्ट कर लिया ना फिर। बाय भी तो एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो हाँ नहीं बोलता कि हाँ मेरे को खरीदना है। नहीं बट यहाँ पे ये लिखा है कि बाय एक्सेप्टेड बिफोर 6 PM। हाँ, लेकिन उससे पहले जेड को बेच दिया था, दैट इज द थिंग। बट आफ्टर रिवोकेशन बाय एक्स, बट उससे पहले ऑफर रिवोक हो चुका ना, इसीलिए। The terms of section 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer। तो बोला ना, प्रोपोजर कब तक रिवोकेशन कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस ट्रांसमिट नहीं करे ऑफरर। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete at against the acceptor। और एक्सेप्टर के लिए जब तक ये एक्सेप्टेंस प्रपोजर तक नहीं पहुंच जाता, कम्युनिकेट नहीं हो जाता, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। अब ये एग्जाम्पल नेक्स्ट जो दिया हुआ है खुद से पढ़ो, थोड़ा खुद से समझने की कोशिश करो। लेटर वाला कंडीशन यहाँ पे है। समझ में आया क्या? सर यहाँ पर बोला है कि ए ने लेटर प्रपोज किया बी को अपना घर को मतलब हाउस सेल करने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि अगर जब तक लेटर मतलब पहुँच नहीं जाता तो वो रिवोक कर सकता है। एंड सपोज ए ने अपना ऑलरेडी लेटर सेंड कर दिया वो एक्सेप्ट करने का, तो फिर ए ने तो प्रपोज किया है ना, बी लेटर भेजेगा एक्सेप्टेंस का। ए कब तक कैंसिल कर सकता है? जब तक बी ने पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला नहीं। तो उसे कैसे पता चलेगा? वो तो रिकॉर्ड रहेगा ना लीगली कि कब पोस्ट में डाला, उससे पता चलेगा। उससे पहले मना किया है कि नहीं, तब तक का उसके पास टाइम है। और बी के पास कब तक का टाइम है? जब तक ये पोस्ट का वाला लेटर उसके हाथ में नहीं पहुंच जाता। एकदम क्लियर? चलो, इंग्लिश लॉ जो है अपना, इंडियन लॉ थोड़ा सा लीनियंट है ये सब चीज़ पे। इंग्लिश लॉ बोलता है ये सब नाटक वाटक कुछ नहीं। एक बार लेटर पोस्ट कर दिया ना तो अब एक्सेप्टर भी बैक ट्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार लेटर पोस्ट कर दिया तो पहुंचने तक का वेट नहीं करना है। तुम पोस्ट क्यों किया, बस वहीं पे अब तुम्हारा एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने का पावर ख़त्म हो जाता है इंग्लिश लॉ में। एनीवेज, अब ये ओवर पोस्ट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है। ओवर टेलीफोन ऑब्वियस सा बात है, ऑन स्पॉट हो जाता है। रिवोकेशन भी ऑन स्पॉट कर सकते हो, जैसे कि फ़ोन करके बोला क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तुम हाँ बोलने वाले थे तो रुको 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 रुको, माइंड चेंज और फ़ोन कैंसिल तो ठीक है। और अगर उसके हाँ तुम बोल दिया तब कुछ नहीं कर सकता, वो बोला ओ हाँ बोल दिया क्या, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे फिर। दैट इज़ द थिंग। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन को छोड़ के क्या कोई दूसरा तरीका है क्या रिवोकेशन करने का? एन ऑफर मे बी रिवोक्ड अदरवाइज बाय कम्युनिकेशन और समटाइम्स बाय लैप्स ऑफ टाइम। देखो 7 तरीके दिए हुए हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर को करने के। क्वेश्चन तुमसे स्पेसिफिकली पूछता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिवोकेटिंग एन ऑफर। ऑफर जब मिला है तो उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कैसे कर सकते हैं? बाय नोटिस दे दो सामने वाले को, या फिर बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब ऑफर दिया ऑफरर ने
बट कुछ टाइम तक रिप्लाई नहीं आया, तो फिर रीजनेबल टाइम पार हो गया तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा ऑफर। या फिर एक्सेप्टर हाँ तो बोल रहे हैं बट कुछ कंडीशंस वहाँ पे दे के रखे थे लेकिन वो फुलफिल करने के लिए रेडी नहीं है। वो काउंटर ऑफर नहीं, काउंटर ऑफर नहीं है, वो कुछ अपने तरफ से तो नहीं बोला ना। काउंटर ऑफर होता तो ऑब्वियसली रिवोक तो हो ही जाता ना। काउंटर ऑफर से भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता है, वो देखो पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है। तो ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि प्रपोजर ने बोला कि ना मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या 2 लाख में, बैंक पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो कैश लेके आ गया, तो दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर। और बोला नहीं हम तो कैश में ही देगा, तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है ना। बाय डेथ और इंसैनिटी हम लोग पहले ही पढ़ा है, पार्टीज जो हैं वो उनका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए और इनसेन माइंड या फिर डेथ के वजह से फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, अगर ऑफर कोई मना कर दे तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी ड्यू टू चेंज इन लॉ, अगर ये वॉइड बन जाए तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड। सो सिंपल से पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हम लोग का फाइनली ख़त्म हो जाता है। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट एंड देयर वॉज सो मच न्यू टू लर्न, ठीक है ना। हम लोग के पास अभी 20 मिनट्स कंफर्टेबली है। सो विदाउट लूजिंग टाइम वी विल स्ट्रेट अवे गो टू नेक्स्ट यूनिट। ये देख के तुमको अच्छा लगेगा, सिर्फ 4 पेजेस ही हैं यूनिट 2 में। लेकिन हाँ इसी यूनिट 1 में डाल देता इसको। नहीं, दूसरा टॉपिक है ना इसीलिए। पहला वाज इंट्रोडक्शन, टॉपिक वाइज है यूनिट्स। ये सेकेंड यूनिट क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हैं देखो तो, क्या नाम है। और कंसिडरेशन का मीनिंग हम क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट करते किस लिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए ना। दैट इज क्यूड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, कोई काम करेंगे उसके बदले कुछ रिटर्न मिलेगा। सो दैट इज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा, ठीक है ना। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बना सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही 4 तुमको फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। मीनिंग एंड डेफिनेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, रूल ऑफ नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सेप्शन। ये चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला चीज़ यही लिखा हुआ है, consideration is an essential element of a valid contract without which no single promise will be enforceable। ऐसा नहीं हो सकता ले लो तो मेरी गाड़ी ले जाओ और कुछ दो मत, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Without any no single promise will be enforceable, it is termed used as the sense of quid pro quo, that is something in return, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं व्हाट इज कंसिडरेशन। देखो सेक्शन 2D में लिखा हुआ है, when at the desire of the promisor, ये desire वर्ड को अच्छे से सर्कल करो। लॉ में कुछ की वर्ड्स होते हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या मतलब है, कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा, प्रॉमिस ही डिसाइड नहीं करेगा, तब तो काउंटर ऑफर हो जाएगा ना। इसीलिए लिखा हुआ है एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, वो सेट करेगा कि कंसिडरेशन क्या होता है। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person do something, done or absent of doing, मतलब क्या, कोई पास्ट चीज़ के लिए कुछ किया था या फिर उसको कुछ ना करने के लिए बोला गया था और वो नहीं किया, या फिर प्रेजेंट के लिए डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर फ्यूचर में करने के लिए प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। Such an act or absence of promise is called consideration for promise। अब तुम बोलोगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसे हो सकता है कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मान लो तुमने किसी का वॉलेट ढूंढ के दिया,
ठीक है, तो ये तो तुमने क्यूड नो क्यूड प्रो क्यों, तुमने तो ऐसे ढूंढ के दे दिया। अब वो इंसान तुमको प्रॉमिस करता है सिंस यू डिड दिस थिंग इन द पास्ट आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड यू, देन इट्स बिकम अ वैलिड प्रॉमिस। और यहाँ पे कंसिडरेशन इज ऑलरेडी पास, तुमने उसका वॉलेट ढूंढ के दिया था। तो कंसिडरेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही होना चाहिए। कंसिडरेशन मे हैव बीन डन फॉर अ पास्ट एक्ट, दैट कैन ऑल्सो बी ए कंसिडरेशन। इसीलिए वर्ड यूज्ड है डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। और अगर अभी करना है काम वो तो चलो ठीक है, या फ्यूचर में करने का प्रॉमिस है तो वो भी ठीक है। हाँ, जब कल व्हाट इज कंसीडरेशन क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूरा चीज लिखना है इसी वाले फॉर्मेट में। यस, अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। अपने वर्ड्स में डेफिनेटली लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए उस लाइन का। हम जो नोट्स देगा उसमें थोड़ा और सिंपलर रहेगा, ठीक है, बट कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। अब कंसिडरेशन किस तरीके का हो सकता है, ऊपर में देखो लिखा हुआ है, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन सेंस ऑफ लॉ मे बी अ राइट, अ इंटरेस्ट, अ प्रॉफिट, अ बेनिफिट, अ फोरबेरेंस, अ लॉस और अ सफरिंग। एनी ऑफ दिस थिंग्स कैन बी अ कंसिडरेशन। एनालिसिस में देखो लिखा हुआ है कंसिडरेशन इज अ एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अजय ने भुवन को गारंटी दिया है पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। क्या हुआ है यहाँ पे, बोला कि अजय ने बोला भुवन को कि तुम जो गुड्स चैतन्य को सप्लाई करोगे 1 महीने का क्रेडिट पे, हम उसका पैसा तुमको दे देगा। आई गिव यू गारंटी। हेयर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। इसका मतलब क्या, कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी भी पे कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी नहीं आ सकता, लेकिन पेमेंट का टाइम में कंसिडरेशन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी कर सकता है। जैसे कि मान लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं पूरा ये बिल्डिंग को क्लीन करवाऊंगा, मान लो क्लीनिंग एजेंसी है, अब तुम उसके लिए कुछ दूसरा थर्ड पार्टी को हायर करते हो क्लीनिंग के लिए, दैट इज अलाउड। कंसिडरेशन कोई और कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के बीच ही है। कॉन्ट्रैक्ट इज एब्स्टेंट और फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि बोला कि अभिषेक promises भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ एंड ही वुड पे द कॉम्पेंसेशन। तो कोर्ट में केस मत करो, जो भी तुम्हारा डैमेज हो हम पे कर देंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर ही सेट करेगा कंसिडरेशन, प्रोमिस ही नहीं। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन, मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रोमिसी को ही परफॉर्म करना पड़े, कोई थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकता है कंसिडरेशन को। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो देखो ये डेफिनेशन से कितना सारा 5 पॉइंट्स लिख के आया। तुम अपने लैंग्वेज में वो चीज़ लिखोगे तो ये 5 पॉइंट तुम्हारा ज़रूर उस लैंग्वेज में होना चाहिए। दैट्स द थिंग। इसीलिए तो बोला है ये लॉ जब तुम क्लास में करते हो उसके बाद तुमको 2 बार अपने से रीडिंग करना पड़ेगा, देन यू स्टार्ट लर्निंग। अदरवाइज लॉ का लैंग्वेज का ग्रास्पिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। You have to devote quality time. So consideration is equal to promise that parties exchange with each other. Now what are the legal rules regarding consideration? Consideration must move at the desire of the promisor. कोई थर्ड पार्टी आके ये नहीं सेट कर सकता कि कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन क्या होगा, प्रॉमिसर ही सेट करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। और इसी के ऊपर एक केस लो है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। हुआ क्या था, दुर्गा प्रसाद प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसीज इन द मार्केट। ठीक है, तो बोला कि मेरा आर्टिकल्स को पब्लिश कर दो मार्केट में तो हम कमीशन पे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मार्केट में वो आर्टिकल्स पब्लिश कैसे किया, कोई थर्ड पार्टी बोला उसको कि ये आर्टिकल्स को पब्लिश करो, वो आर्टिकल्स को पब्लिश मत करो, और वो डिसाइड किया कि कौन सा आर्टिकल पब्लिश होगा नहीं होगा। वो प्रॉमिसर के कहने पे ये काम नहीं किया, कोई थर्ड पार्टी उसको इंस्ट्रक्ट किया, उसके हिसाब से वो काम किया।
तो ऐसे में बोलेगा नो, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे दुर्गा प्रसाद वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज नॉट कंसिडरेशन एंड हेंस पॉइंट, क्योंकि वो कोई थर्ड पार्टी सी है, उसके कहने पे काम किया, इसके कहने पे काम नहीं किया। मतलब ये जो पी है ये सी के मतलब सी के कहने पे, हाँ हाँ, प्रोमिसर के कहने पे काम नहीं किया था। कंसिडरेशन मे मूव, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, भले थर्ड पार्टी कंसिडरेशन सेट नहीं कर सकता लेकिन पे ज़रूर कर सकता है। ठीक है, काम ज़रूर वो कर सकता है। इन इंडिया कंसिडरेशन मे प्रोसीड, इंडिया में फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे क्लीनिंग एजेंसी के लिए तुमने स्टाफ हायर कर लिया, तुम क्लीनिंग एजेंसी का काम करते हो बट किसी थर्ड पार्टी से काम करा रहे हो। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज गिवन and makes the position clear. According to the definition, when at the desire of promisor, the promisee or any other person do such act, तो तुम जाके वापस डेफिनेशन रिविजिट करो पिछला पेज में। When at the desire of the promisor, the promisee, उसके बाद क्या लिखा है, और any other person, इसको भी सर्कल करो। ये होता है लॉ का लैंग्वेज, हर एक वर्ड का मीनिंग है, एक भी वर्ड फालतू का नहीं लिखा होता लॉ में। ठीक है ना, इसीलिए अपना लैंग्वेज में लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, खास करके डेफिनेशंस। तो लॉ में लिख दिया ना कि कोई दूसरा पार्टी भी प्रोमिसी की जगह काम कर सकता है। तो सर जैसे हाँ। ये केस लॉ था जिसमें पी जाके सी से काम हेल्प लिया, तो जो ये कलेक्टर है ये जाके फिर दुर्गा प्रसाद को बोल सकता है ना कि आई नीड नाउ माय मनी, मतलब कमीशन चाहिए मेरे को, बिकॉज़ तुमको किसी से काम कराना है, ठीक है, अब वो तुम्हारा बात नहीं सुन रहे, वो काम किसी और से करा सकता है, वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। यहाँ पे सिचुएशन ये है, तुमने इंस्ट्रक्ट किया कि मेरा आर्टिकल्स ऐसे ऐसे करके पब्लिश करो, बट वो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन ले ही नहीं रहा आर्टिकल पब्लिश करने के लिए, वो किसी और का पार्टी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ काम कराने का बात हो रहा है। अगर तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिया होता उसको फॉलोड करते हुए वो किसी और से काम कराता तो बात अलग था, वो तो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो कर रहा है। सो देखो, इन अदर वर्ड्स, आखिरी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन देते वक्त कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये जो केस लॉ है तुमको लर्न करना पड़ेगा, चिन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है, ये लोग कौन है, ये लोग है मदर एंड डॉटर। इन दोनों का एक लीगल डिस्प्यूट हो गया था और ये बहुत ही फेमस केस लॉ है, 1882 का, काफ़ी पुराना है, 140 ईयर्स ओल्ड केस लॉ। ठीक है, क्या हुआ था एग्जैक्टली इसमें, मदर ने अपने डॉटर को बोला कि देखो तुम्हारे जो मामा हैं वो ओल्ड एज के हैं, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, ये मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम महीना का अपने मामा को मेंटेनेंस दोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम मामा को मेंटेनेंस दो, थर्ड पार्टी को कंसिडरेशन पे करो, और उसके बदले हम तुमको प्रॉपर्टी देगा। डॉटर ने क्या किया, हाँ बोला, प्रॉपर्टी ले लिया, कुछ टाइम के बाद मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। तो क्या मामा केस कर सकता है, हाँ कर सकता है। कंसिडरेशन उसको मिलना था, भले ही वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कंसिडरेशन तो उसको मिलने का बात था ना, तो वो केस कर सकता है। ठीक है, यही है हिस्टोरिकल केस लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट of her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to her maternal uncle by way of annuity. On the same date, the daughter executed in writing in favor of her brother agreeing to pay annuity. The daughter did not pay any annuity and the uncle sued to recover it. It was held that the sufficient consideration for the uncle to recover the money from daughter. हाँ, definitely uncle recover कर सकता है, भले वो contract में पार्टी नहीं था।
ठीक है। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब कुछ काम कर दिया तो वो एग्जीक्यूटेड है, और एग्जीक्यूटरी में अभी काम करना बाकी है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए पेज 5,000 टू बी एंड बी promises टू डिलीवर टू हिम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इट विद इन अ मंथ। तो ए ने तो अपना काम कर दिया ना, 5,000 रुपया दे दिया, अब बी को अपना काम करना बाकी है। तो ए का कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड है, बी का एग्जीक्यूटरी है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुका, अंदर से उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिज़ायर। बी के कहने पे ए ने कुछ काम किया। आफ्टर ए वीक बी ने बोला कि अच्छा तुमने जो काम किया था ना उसके लिए हम तुमको कुछ दिया नहीं, आई प्रॉमिस यू टू गिव समथिंग। तो पास्ट कंसिडरेशन के लिए वो प्रॉमिस किया, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए जानना। मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तुम लोग आपस में जिसका प्राइस फिक्स नहीं होके रखा है, प्राइस फिक्स होके नहीं रखा है। मान लो बात हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि रिपेयर्स का काम करेगा, तुम्हारा गाड़ी है और उसका रिपेयर्स के लिए रिपेयर मैन से बात हुआ। अब प्राइस का बात नहीं हुआ और फिर प्राइस को लेके काम करने के बाद डिस्प्यूट हो गया, तब क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट तो साइलेंट था प्राइस के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है, सुनने में इनप्रैक्टिकल लगता है, पैसा का क्यों नहीं बात किया, बट तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे पीपल आर वेरी शाई और रिलेक्टेंट टू डिस्कस अबाउट मनी ऑफन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है। अरे अच्छे पैसा का देख लेंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। वाई? बिकॉज अर्निंग मनी को सोसाइटी में गिल्ट की तरह देखा जाता है। एक्चुअली अर्निंग मनी और आस्किंग मनी फॉर वर्क इज ट्रीटेड एज गिल्ट इन सोसाइटी। वो पहले से एम्बेडेड है कि पैसा कमाना गलत चीज़ है। एक्चुअली में ये इस थिंकिंग से आता है। खैर हम लोग फिलॉसफी पे नहीं जा रहे, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो ऐसे में क्या करे कोर्ट बोलेगा कि देखो प्राइस क्या है नहीं है ये आपस का चीज़ है, बट अगर प्राइस सेट नहीं और डिस्प्यूट है तो उस टाइम पे जो नॉर्मल उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर का जो सर्कमस्टांसेस उसके हिसाब से जो रीजनेबल प्राइस होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइस ऐसा सेट हुआ है जो मार्केट प्राइस से मैच नहीं करता और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया था, तो फिर कोर्ट इंटरवीन करने नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5,000 का काम था, रिपेयरमैन बोला कि 1,000 रुपया दे देना, या फिर जो काम कराने वाला था वो बोला हम 1,000 देगा और रिपेयरमैन हाँ बोल देता है, तो फिर कोर्ट इंटरवीन करने नहीं जाएगा, क्योंकि ये तुम लोग का आपस का बात था, तुम लोग कम्युनिकेट कर चुका था। भले ही वो प्राइस अनरीजनेबल हो, क्योंकि तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर कोर्ट क्यों जाएगा इंटरवीन करने? सो दैट्स द लॉ। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ज़रूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो, वो तो तुम लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन एंड नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। Consideration need not be of any particular value. It need not be approximately equal to with the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. तुम अपना घर 5 रुपए में बेचो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा घर है, 5 रुपए में बेचो, फ्री में मत बेचो, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता ना। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। 5 रुपया चलेगा बट 0 रुपये नहीं चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली कंसेंट फ्री होना ज़रूरी है उस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करते वक्त। एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू सेल हाउस ऑफ 6 लाख फॉर ₹1 लाख ओनली। द एडिक्वेसी ऑफ द प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजैक्शन वॉइड। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया अनलेस द पार्टी प्लीड्स दैट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। या ये तभी कैंसिल हो पाएगा जब दूसरा पार्टी बोलता है नहीं मेरे को तो ज़बरदस्ती बोला गया तो ऐसा प्राइस है, तो फिर बात अलग है। सर लॉ इंसान को बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन खुद ही मोरली रॉन्ग है। क्यों मोरली रॉन्ग है? यहाँ पे मोरली रॉन्ग कैसे है? जब 2 पार्टी आपस में बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप छोड़ दिए थे हाँ वाले का, हाँ, वो बोला 5,000 का मार्केट प्राइस है, ही इज गिविंग 1,000, लेकिन वो जो रिपेयरमैन हाँ बोला ना, हाँ बोला, लेकिन वो तो
सर अनएजुकेटेड है, उसको थोड़ी पता है। कैसे नहीं, अनएजुकेटेड से क्या मतलब है? रिपेयरमैन को अपना काम का वैल्यू नहीं पता है। सर नहीं पता होगा, क्या पता उसके बाद में उसको पता चला कि वो 5,000 नहीं, दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ऐसा कोई बात नहीं, उसमें एजुकेशन वाला कोई बात नहीं होता। कोई भी बुक्स तुमको अपना सर्विस का वैल्यूएशन करना नहीं सिखाता, ठीक है? मनी से कैसे डील करना है कोई एजुकेशन तुमको नहीं सिखाता, ये सब प्रैक्टिकली सीखा जाता है। वो रिपेयरमैन ये बोले कि मेरे पे फोर्स डाला गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला गया, तो बात अलग है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इसका मतलब क्या? तुम मेरे लिए इसका किडनैपिंग कर दो, इतना रुपया देंगे, क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? ठीक है ना? अच्छा, ये तो हम पॉइंट 8 का एग्जाम्पल दे दिया। इसमें क्या है? वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो कि लीगली पॉसिबल हो करना। अब मान लो पुलिस केस होके रखा है, कोई क्राइम किया है, तो पुलिस बोल रहा है ठीक है नहीं लिखेगा, तुम्हारा केस फाइल नहीं करेगा, मेरे को कुछ पैसा दे दो। सच काइंड ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट लीगली, ठीक है ना? The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract, and hence a promise to pay money to a witness is void, for it is without consideration. मतलब कोई कोर्ट में गवाही देना चाह रहा है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, ठीक है? Hence such a contract is void for want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee if the success is there. तो वकील के पास जाता है, वकील बोलता है लड़ने का 1 लाख, जीतने का 5 लाख। तो लड़ते किस लिए? हारने के लिए। लॉयर अगर ऐसा बोलता है तो गलत है। आप केस लड़ते हो जीतने के लिए, आप ये नहीं बोल सकते लड़ने का 1 लाख, जीतने का 5 लाख, ठीक है ना? That would be unlawful. आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, ठीक है ना? तो तुम बोलते हो मेरा ये काम कर दो, हम तुम्हारा मून पे एक प्लॉट बुक करवा देते हैं, ठीक है? नॉट पॉसिबल। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि चोरी की गाड़ी बेचने का बात करना, ठीक है ना? ए अग्रीज टू सेल कार फॉर 2 लाख, ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज़ द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख। ये वैलिड कंसिडरेशन है। लेकिन अगर तुम चोरी वोरी की गाड़ी बेचोगे तो वो फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सो दोज थिंग्स आर देयर। बोलो। अभी एक लैंड है, अगर कोई बी ए अगर बी को लैंड बेचता है और उसी लैंड के बगल में एक हाईवे बन रहा है, उसको नहीं पता, तो लैंड का प्राइस ऑब्वियसली ऊपर चले जाएगा। लेकिन अभी तक बी को नहीं पता कि ए को नहीं पता कि वो उधर हाईवे बन रहा है, लेकिन बी को पता है, तो वो खरीद रहा है। दोनों के बीच में बात हो गया है प्राइस का, लेकिन ए को तो नहीं पता। अभी ए को जब पता चले वो केस कर सकता है बी पे। अगर एक्सेप्टेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं, बात हो गया पैसा का। देखो पहला बात तो लैंड का अग्रीमेंट में रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी होता है एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक बार डीड बन गया तो अब तो खाली मेयर फॉर्मेलिटी बचा है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। रजिस्ट्रेशन कराना इज ओनरशिप ट्रांसफ़र, कुछ नहीं कर पाएगा फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ लिख के रखा था पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त कि अगर इसका सेटलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स होना है और इस बीच में कुछ एस्केलेशन होता है मार्केट का, तो उसका कुछ पार्ट पेमेंट लेंगे, अगर पहले से ये चीज़ शर्त में रखता प्रोमिसर तो बात अलग था। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्लेन एंड सिंपल तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ब्रीच करेगा कॉन्ट्रैक्ट का तो ब्रीच में फिर कैसे क्या होता है, ये चीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब 1 घंटा हो गया है एक्चुअली, it's 12 o'clock, so we might want to finish the class because जो next topics है
इसको समझाने में मेरे को 45 मिनट्स तो लगेगा, ऑल्दो एक पेज ही है, बट वी विल नीड टाइम। ठीक है, तो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, बाय।